पिछली किस्त में आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम को हुज्जाज बिन यूसुफ अपने साथ ले गया और वहां मोहम्मद बिन कासिम की मुलाकात उसकी बेटी लुबना से हुई। मोहम्मद बिन कासिम एक खूबसूरत जवान था, लंबा चौड़ा कद था, जिसे देखकर लुबना इसे पसंद करने लगी थी। लेकिन दूसरी जानिब खलीफा का छोटा भाई सलेमान बिन अब्दुल मलिक भी लुबना को बहुत पसंद करता था, लेकिन लुबना की जानिब से उसे ना कर दी गई थी। जब सलमान बिन अब्दुल मलिक को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम को लुबना पसंद करती है, तो बसरा में खेलों के मुकाबले में ये दोनों आमने सामने आ गए, जहां मोहम्मद बिन कासिम ने सलमान बिन अब्दुल मलिक को बदतरीन शिकस्त दी। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये चौथी एपिसोड है। 700 ईस्वी 18 हिजरी में जब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 6 साल थी, सिंध में एक हिंदू राजा जिसका नाम दाहर था तख्त नशी हुआ। उस वक्त सिंध का राजा 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से की राजधानी अरोड थी, जिसे अलोर भी कहा जाता था, और दूसरे राजा की राजधानी ब्राह्मण आबाद थी। इस राजा का नाम हिराज था, लेकिन वो 1 साल के अंदर ही मर गया। इसके तख्त पर राजा दाहर के छोटे भाई दाहर ने कब्जा कर लिया। इससे राजा दाहर को खुशी हुई कि सिंध का ये हिस्सा भी उसके खानदान के कब्जे में आ गया है। राजा दाहर के तख्त नशी होने के 2 या 3 साल बाद का वाकया है कि राजा दाहर की रानी, जिसका नाम माई था, हिरनों की शिकार को निकली। उस जमाने में सिंध के इस इलाके में हिरन ज्यादा पाए जाते थे। घोड़ों पर सवार होकर तीरों से हिरनों का शिकार खेला जाता था। इनके पीछे घोड़ा डाल दिया जाता और सर पर दौड़ते घोड़े पर तीर चलाए जाते थे। माई रानी की उम्र 20 से 21 साल थी। एक ही साल पहले राजा दाहर के साथ उसकी शादी हुई थी। वो खूबसूरत लड़की थी और हिरन के शिकार की दिलदादा थी। शाही खानदान की लड़की थी, इसलिए घुड़सवारी और तीरंदाजी में मर्दों का मुकाबला कर सकती थी। उस रोज वो घोड़ों और 2 पहियों वाली रुत पर शिकार खेलने निकली थी। रुतबान महल का एक आदमी था जो मैदान जंग में रुत दौड़ाने और लड़ाने का माहिर था। उन्हें 4-5 हिरन नजर आए। माई रानी के कहने पर रुतबान ने रुत दौड़ा दी। हिरन भाग उठे। रुत की रफ्तार इंतहा को पहुंच गई। इसके दोनों घोड़े जंगी थे और ये राजा के अस्तबल के घोड़े थे। बहुत ही तेज घोड़े थे। एक हिरन दूसरों से अलग हो गया। माई रानी ने उसका ताकुब शुरू कर दिया। जमीन कहीं रेतली और कहीं पक्की थी। आगे चट्टानें थीं और टीले घाटियां भी थीं। हिरन इनमें चला गया। हिरन दौड़ नहीं रहा था, उड़ रहा था। एक चौकड़ी भरकर जब जमीन से उठता था तो 40-50 गज दूर जाकर उसके पांव जमीन पर लगते थे। रुत के घोड़ों ने फासला कम कर लिया, लेकिन हिरन चट्टानों और टीलों के अंदर चला गया। वहां तक माई रानी ने हिरन पर 3-4 तीर चलाए थे, लेकिन सब हिरन के दाएं और बाएं जमीन पर लगे। रुत भी टीलों के अंदर चली गई। वहां जमीन हमवार नहीं थी। रुत उछलती थी। माई रानी 2-3 बार गिरते गिरते बची। हिरन टीलों और चट्टानों के दरमियान गलियों में दौड़ा जा रहा था और ये गलियां मुड़ती थीं। रानी ने ताकुब जारी रखा। दाएं और बाएं इतनी ज्यादा रफ्तार से मुड़ती थी कि उसके उलट जाने का खतरा पैदा हो जाता था। लेकिन रुतबान अपने काम का माहिर था। रानी ने हिरन पर कई तीर चलाए, लेकिन दौड़ती और उछलती रुत से चला हुआ तीर इत्तेफाक से ही हिरन को लग सकता था। आगे टीलों में घिरा हुआ मैदान आ गया। एक टिकरी से एक घोड़ा उतरा। उसके सवार के हाथ में बर्छी थी। उसने घोड़े को हिरन के पीछे डाल दिया। इधर से माई रानी की रुत मैदान में आई। हट जाओ आगे से, रुतबान ने चिल्लाकर सवार से कहा। ये महारानी का शिकार है। घुड़सवार ने जैसे सुना ही नहीं, वो हिरन के ताकुब में रहा। महारानी, रुतबान ने हैरानी से कहा, तीर और कमान मुझे दें, पहले मैं इस सवार को खत्म कर दूं। यह अपने मुल्क का मालूम नहीं होता। माई ने कहा। हिरन एक तरफ मुड़ा, घुड़सवार भी मुड़ा। अब उसका चेहरा जरा सामने आया। ये तो अरब का आदमी लगता है। रुतबान ने कहा। उसने इधर आने की जुर्रत की तो कैसे की? रुत पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। माई ने हिरन पर तीर चलाया। ये भी खता गया। घुड़सवार ने बर्छी को दरमियान में से पकड़कर हाथ में तोला। रकाबों में खड़े होकर उसने बर्छी फेंकी। बर्छी हिरन की गर्दन के पीछे कंधों के दरमियान लगी और हिरन के जिस्म में उतर गई और हिरन चंद कदम आगे जाकर गिर पड़ा। सवार ने घोड़ा रोका, कूद कर उतरा और हिरन के पास खड़ा हो गया। माई रानी की रुत उसके सामने आ रुकी। वो आदमी माई की तरफ देख रहा था और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी।
रुतबान रुत से उतरा और उस आदमी के सामने जा खड़ा हुआ। क्या तुम इन अरबों में से हो जिन्हें महाराजा ने पनाह दे रखी है? रुतबान ने अपनी जुबान में पूछा, क्या तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? महारानी तुम्हें रुत के पीछे बंधवा कर मुझे हुक्म देंगी कि रुत को दौड़ा दो। तुम अरबी लोग होते ही बेअदब और बदतमीज हो। मैं उन अरबों में से नहीं हूँ, उस आदमी ने कहा, और मैं बदतमीज और बेअदब भी नहीं हूँ। ओह, रुतबान ने कहा, तुम हमारी जुबान बोल सकते हो। माई रानी को गुस्सा आना चाहिए था, वो रुत से उतरी, गुस्से से ही थी, लेकिन इस नौजवान अरब के सामने जाकर रुक गई और नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दीं। अरब के इस बाशिंदे की उम्र 30 साल के लगभग थी। उसका रंग सफेदी माइल गंदुमी था और उसकी आंखें स्याह थीं और ये आंखें मुस्कुराती हुई महसूस होती थीं। उसके चेहरे पर जलाली सा तासुर था, चेहरे के खदोखाल में दिलकशी थी। उसका कद दराज और जिस्म फरेरा था। साफ पता चलता था कि माई इससे मरऊब हो गई है। इस अरब की मुस्कुराहट सिंध की इस रानी का मजाक उड़ा रही थी। घोड़ों के टाप सुनाई दिए। 6 घुड़सवार एक टेकरी के पीछे से निकले। वो इधर आ रहे थे। वो माई रानी के मुहाफिज थे। संग्राम, माई रानी ने रुतबान से कहा, सवारों को वहीं रोक लो, रुत ले जाओ, मैं इसकी किस्मत का फैसला खुद करूंगी। रुतबान रुत लेकर चला गया और उसने घुड़सवारों को दूर ही रोक दिया। यहाँ क्यों आए हो? माई रानी ने अरब से पूछा। क्या हिरन के शिकार के लिए आए थे? मैं हैरान, मेरी इजाजत के बगैर ले जा तो नहीं सकोगे। मैंने इसे अपने लिए मारा होता तो मैं इसे मरने से पहले ज़िबा कर लेता। इस खूबरू अरब ने कहा, मैंने इसे तुम्हारे लिए मारा है। तुम लोग मरा हुआ जानवर खा लिया करते हो, तुमने इसे मेरे लिए क्यों मारा है? माई रानी ने पूछा। क्या तुमने मुझे औरत समझकर ये फर्ज कर लिया था कि मैं इस हिरन को नहीं मार सकूंगी? तुमने मेरे साथ मजाक किया है या तुमने देखा नहीं था कि मैं इस हिरन के पीछे आ रही हूँ? मैंने तुम्हें समझा तो एक औरत ही है, लेकिन मैंने तुम्हें कमजोर और अनाड़ी शिकारी नहीं समझा था। मैं इस टेकरी के ऊपर खड़ा था। तुमने जब हिरनों की तरफ रुत दौड़ाई थी तो मैं उस वक्त से तुम्हें देख रहा था। तुमने जितने तीर चलाए वो मैंने सब के सब देखे थे। तुमने ये नहीं देखा कि अब रुत उछलेगी या अब हिरन बड़ी लंबी चौकड़ी भरेगा। तुम अंधाधुंध तीर चलाती रही। हिरन यहाँ आ गया तो मैंने सोचा कि इस औरत को हिरन मार ही दो। मुझे डर था कि तुम रुत से गिर पड़ोगी। क्या तुम्हें मालूम न था कि मैं कौन हूँ? माई रानी ने दबी दबी सी जुबान में पूछा। नहीं, अरब ने कहा, लेकिन मैं ये जान गया था कि ये जो लड़की रुत पर आ रही है और इसके साथ 6 घुड़सवार भी हैं, शाही खानदान की लड़की होगी। मुझे ये मालूम न था कि तुम राजा दाहर की रानी हो। अब तुम्हें मालूम हो गया है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या अब भी तुम मुझसे नहीं डरोगे? नहीं, अरब ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे मुल्क में डर के मानी कुछ और होते हैं। हमारे मुल्क में आओ तो तुम्हें डर का मतलब बदला हुआ नजर आएगा। हम सिर्फ अल्लाह से डरा करते हैं। हम मुसलमान हैं। हम में कोई राजा और महाराजा नहीं होता और कोई बादशाह भी नहीं होता। तुम यहाँ क्यों आए थे? माई रानी ने पूछा। मैं एक जुर्म कर चुका हूँ, अरब ने जवाब दिया। अब अगर ये बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आया था तो ये मेरा दूसरा जुर्म होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ कोई जुर्म करने नहीं आया था, मैं पनाह लेने आया हूँ। माई रानी ने अपने रुतबान को बुलाया। वो रुत दौड़ाता पहुंचा। रानी ने उसे कहा कि हिरन से पर्ची निकाल कर यहीं रहने दे और हिरन को रुत में डाल कर ले जाए। रुतबान ने इसके हुक्म की तामील की और जब चल पड़ा तो रानी ने उसे आवाज देकर रोक लिया और इसके पास चली गई। कोई खतरा नहीं संग्राम, माई रानी ने आहिस्ता से कहा। फिर भी मैं इससे कुछ बातें मालूम कर रही हूँ। ये आदमी हमारे काम का मालूम होता है। तुम लोग यहाँ से थोड़ा पीछे चले जाओ। माई रानी, संग्राम ने कहा, जो अकल आप में है वो हम में नहीं। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि होशियार रहना, इन मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं। तुम फिक्र ना करो। माई रानी ने कहा, जाओ, ये शख्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रुतबान चला गया। रानी के सवार मुहाफिज भी जो कुछ दूर खड़े थे वहां से हट गए। रानी फिर इस अरब के पास जा खड़ी हुई। क्या तुम अपने मुतालिक मुझे कुछ बताओगे? माई रानी ने इस अरब से पूछा। कुछ बताने से पहले मैं कुछ पूछूंगा। पूछो, माई ने कहा। मैं तुम्हारे मुल्क से वाकिफ हूँ, अरब ने कहा। इस मुल्क के राजा और इनकी रानियां एक आम आदमी के साथ इस तरह नरमी से बात नहीं किया करती जिस तरह तुम कर रही हो। यहाँ इंसान इंसानों के खुदा बने हुए हैं। तुम कोई आम आदमी मालूम नहीं होते। माई रानी ने कहा,
तुम किसी शाही खानदान के आदमी हो, तुमने हमारी जुबान कहाँ से सीखी है? तुम तो हमारे मुल्क की और भी कुछ बातें जानते हो। रानी चुप हो गई और कुछ सोचकर अरब की तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से बात करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि तुम इस वक्त मेरे मुहाफिजों के घेरे में हो और मैं तुम्हें अरब का जासूस समझती हूँ। क्या तुम मेरा ये शक रफा कर सकते हो? नहीं, अरब ने कहा, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं किसी का जासूस नहीं। मेरा नाम बिलाल बिन उस्मान है और मैं अपनी खिलाफत का बागी हूँ। मालूम हुआ था कि यहाँ अरब के बहुत से बाशिंदों ने पनाह ले रखी है। वो सब बागी थे। हाँ, ये सही है, माई रानी ने कहा। हमने सैकड़ों अरबों को पनाह में रखा हुआ है। तुम उनके पास क्यों नहीं चले गए? मुझे मालूम नहीं वो कहाँ हैं। अरब ने जवाब दिया, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 4 और साथी हैं। हम 4-5 दिनों से यहाँ छुपे हुए हैं। पता नहीं चल रहा था कि यहाँ के राजा तक किस तरह पहुंचें और पनाह हासिल करें। तुमने पूछा था कि मैंने तुम्हारे मुल्क की जुबान कहाँ से सीखी है। मैं लड़कपन में अपने बाप के साथ इस मुल्क में आ चुका हूँ और मैंने 5 साल यही गुजारे थे। क्या तुम सिंध में रहे थे? नहीं रानी, बिलाल ने जवाब दिया, मैं सबसे पहले सरनदीप गया था। तुम जानती होगी कि बड़ी लंबी मुद्दत से वहाँ मुसलमान आबाद हैं। इसके करीब हिंदुस्तान के इलाके मालाबार में भी अरब के मुसलमान आकर आबाद हुए थे। मैं जानती हूँ, रानी ने कहा, मुझे मालूम है ये अरब के वो मुसलमान हैं जो तजारत के लिए वहाँ गए थे और उनमें से बहुत से वही आबाद हो गए थे। और मैं ये भी जानती हूँ कि मालाबार में जो मुसलमान हैं इस्लाम की तबलीग भी करते हैं और उन्होंने इन इलाकों के बेशुमार दूसरे मजहबों के खानदानों को मुसलमान बना दिया है। मेरा बाप भी मुबल्लिग था, बिलाल बिन उस्मान ने कहा। वो ताजिर भी था। मैं उसके साथ इधर आया था। मैं अपने बाप के साथ हिंदुस्तान के कई इलाकों में गया था। मैंने इस दौरान यहाँ की जुबान सीखी थी। बाप मुझे भी तबलीग की तरबियत दे रहा था, लेकिन मैं सिपाहकरी का शौकीन था। बाप ने जब मेरा ये शौक देखा तो उसने मुझे सिपाहकरी के उस्तादों के हवाले कर दिया और जब मैं जवान हो गया तो उसने मुझे वापस अरब भेज दिया। मैं खलीफा के लश्कर में शामिल हो गया, लेकिन कुछ अरसे बाद खिलाफत पर झगड़ा शुरू हो गया। जो फौजी और शहरी उस वक्त के खलीफा के खिलाफ थे उन्होंने बगावत कर दी, लेकिन नाकाम हुए और पकड़े गए। उनमें से बहुत से वहां से भाग आए थे। ये वो अरबी बाशिंदे हैं जिन्हें यहाँ के राजा ने पनाह दी थी। मैं चूंकि उन्हीं की औलाद में से हूँ, इसलिए मुझे भी वहां से भागना पड़ा। यह बहुत पुरानी बात है, जब अरब के बागी यहाँ आए थे। माई रानी ने कहा, तुम अब क्यों आए हो? मैं दरअसल उनका बागी नहीं जिनके खिलाफ पहले बगावत हुई थी। बिलाल ने कहा, बगावत के वक्तों में भी बागी ही था, लेकिन थोड़े अरसे से मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि आपस की लड़ाइयाँ अच्छी नहीं होती। मौजूदा खिलाफत का वफादार हो गया, लेकिन वहाँ अभी तक इस खिलाफत के बागी मौजूद हैं। उन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी। मैं दरअसल बागियों का बागी हो गया था। अपने मुल्क में मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं अपने 4 साथियों के साथ यहाँ आ गया हूँ। मैं अब भी सोच में पड़ा हुआ हूँ। कभी ख्याल आता है कि शायद मैं गलती पर हूँ और मुझे बागियों का साथ देना चाहिए। माई रानी के चेहरे के तासुरात कुछ और थे। ये तासुरात किसी रानी के चेहरे के नहीं, बल्कि एक आम सी लड़की के तासुरात थे। ऐसे तासुरात चेहरे पर उस वक्त आया करते हैं जब कोई आदमी दिल को अच्छा लगता है और दिल कहता है कि ये सामने बैठा रहे, बोलता रहे और मैं सुनती रहूं। क्या तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो? बिलाल बिन उस्मान ने रानी से पूछा। मैं तेरे महल में जो भी नौकरी मिले करने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई ठिकाना मिल जाए तो मैं इत्मीनान से बैठकर सोचूं कि सही कौन और गलत कौन है। क्या मैं ही गलती पर तो नहीं? मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, माई रानी ने कहा। हमारी एक और मुलाकात होनी चाहिए, जहाँ कहोगी वहाँ आ जाऊंगा। बिलाल ने कहा। माई रानी ने बिलाल को कले के करीब एक जगह बताकर कहा कि वो अगले रोज वहां पहुंच जाए। ये कहकर माई रानी चली गई। बिलाल वहां से चल पड़ा और एक ऊंची टेकरी के पीछे चला गया। वहां अरब के 4 जवान आदमी उसके इंतजार में खड़े थे। वो वहां कुछ दिनों से छुपे हुए थे। बिलाल ने राजा दाहर तक रसाई हासिल करने का ये तरीका इख्तियार किया था।
جو اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا تھا، اس نے قید ہونے کا خطرہ بھی مول لے لیا تھا۔ یہ تو اسے توقع ہی نہیں تھی کہ ماہرانی اس سے اس طرح متاثر ہو جائے گی۔ سندھ کے علاقے میں ان 5 عربوں کی موجودگی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کی پیدائش سے بہت پہلے عرب کے مسلمان ہندوستان کی زمین پر موجود تھے۔ سب سے پہلے اسلام ہندوستان کے جنوبی علاقے مالابار میں آیا تھا۔ اس وقت وہاں 4 مذہب تھے: بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت۔ یمن، حجاز اور مسقط کے عرب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جہازران اور تاجر تھے۔ ان میں سے بعض یہی آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی اسلام بالامار میں پہنچ گیا تھا۔ جس اجالے کو غار حرا کی تاریکی نے جنم دیا تھا، اس کی شعاعیں ان عرب تاجروں کے ذریعے مالابار میں پہنچی تھیں، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالابار سے آگے سرندیپ موجودہ سری لنکا تھا۔ وہاں بھی عرب کے مسلمان تاجر اور جہازران آن پہنچے تھے اور ان کے ساتھ اسلام بھی آیا۔ سرندیپ کے مقامی باشندے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے، اور جب مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادی اصول اور تعلیمات کیا ہیں، تو وہ اسلامی مساوات سے متاثر ہوئے۔ اسلام راجا اور رعایا کے تصور کو رد کرتا تھا، چنانچہ دوسرے مذاہب کے لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ سرندیپ کے راجا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مالابار کے راجا زمورن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا، لیکن عرب کے ساحل سے کچھ دور بحری جہاز میں فوت ہو گیا۔ اسے یمن کے ساحل پر دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 1 سالار عثمان بن ابی عاص نے بمبئی کے قریب تھانہ بندرگاہ کے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں عرب کے جو تاجر اور جہازراں جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے۔ محمد بن قاسم سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔